गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है पहले कुछ कॉस्ट हमने डिस्कस कर ली थी। कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जिसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने बाय नेचर क्लासिफिकेशन बाय नेचर में हमने तीन कॉस्ट देखी थी: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। हमने मटेरियल कॉस्ट डिस्कस कर लिया था कि जब जो है डायरेक्टली किसी मटेरियल के ऊपर जो खर्चा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। मटेरियल कॉस्ट के कुछ एग्जांपल थे, जैसे क्लॉथ फॉर मेकिंग अ ड्रेस। ड्रेस को बनाने के लिए कोई क्लॉथ का यूज़ हो रहा है तो उस क्लॉथ के लिए जो कॉस्ट आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, हम मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। Store used for maintaining machines and buildings such as lubricants, cut on waste, bricks, ये सभी क्या है, हमारे मटेरियल है which is used to product any type of products। ठीक है। हमने लेबर कॉस्ट कर ली थी कि लेबर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय जो है जो प्रोडक्शंस के साथ जुड़े होते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम लेबर कॉस्ट बोलेंगे। एक्सपेंसेस भी हमने डिस्कस कर लिया था। बाय फंक्शन हमने प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट किया था। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या था? द कॉस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विच बिगेन विद द सप्लाइंग ऑफ मटेरियल, लेबर एंड सर्विस टू एंड विद द प्राइमरी पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या बोला है कि जब मटेरियल से लेकर, जब मटेरियल और लेबर सर्विस से लेकर जब तक प्रोडक्ट जो फाइनल पैकिंग नहीं होती है उसके बीच में जितना भी कॉस्ट आता है उनको क्या बोलेंगे, हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट जैसे कि आपको पता ही है, सेलिंग मतलब किसी प्रोडक्ट को जब आप सेल कर रहे हैं तो उसको किस कॉस्ट में, कितनी उसको कॉस्ट कितनी होगी जिसमें जो है सेलिंग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सेलिंग कॉस्ट बोलेंगे। बट सेलिंग कॉस्ट को क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसको टर्म करते हैं हम मार्केटिंग के बेस पे। ओके। मार्केटिंग यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर देखिए, फर्स्ट HO2 जैसे वाटर है हमारे पास, उसको जो है अगर एक ग्लास, अगर किसी को वाटर हमने देना है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, उसके लिए कितना सेलिंग प्राइस होगा, डिसाइड करेंगे, वो क्या हमारा सेलिंग कॉस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जैसे आपको पता ही है कि वितरण लागत, जितने भी, अगर आपको जो है यहाँ पर जैसे एक फैक्ट्री से लेकर जब आप किसी कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं उसके बीच में जितना भी उसके लिए खर्च आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है, द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, directing the organization and controlling the operation of undertaking is administrative cost। जितने भी कॉस्ट जो है, जितनी भी लागत आती है किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं। ये कॉस्ट जो है हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट से अलग होती है। ठीक है। ये हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है डिस्कस कर लिया। उसके बाद रिसर्च कॉस्ट क्या होगी? देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें अगर किसी प्रकार की जब न्यू टेक्नोलॉजी या कुछ न्यू इनोवेशन से रिलेटेड आपको कोई कॉस्ट आप पे करते हैं तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, रिसर्च कॉस्ट बोलेंगे। द कॉस्ट ऑफ रिसर्चिंग फॉर अ न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट के लिए और कोई इम्प्रूव प्रोडक्ट के लिए जो हम रिसर्च करेंगे कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम रिसर्च कॉस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी इसमें भी वही आ गया, जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा हो रहा है बिफोर द मेकिंग ऑफ दी यानी फाइनल प्रोडक्ट, तो उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे, हम प्री प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे। द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड इन द मेकिंग ऑफ अ ट्रायल प्रोडक्शन रन प्रीलिमिनरी टू फॉर्मल प्रोडक्ट। प्रीलिमिनरी से लेकर फॉर्मल प्रोडक्ट तक जो उससे पहले जो खर्चा आया होगा उसको जिसमें क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी, तो इस तरह के कॉस्ट को क्या बोलेंगे, हम प्री प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्ट है हमारी, जैसे कि हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है। देखिए, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या बोलता है इसमें कि जब रॉ मटेरियल को हम जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे, हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलेंगे। द सम ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड
स्टेज और कन्वर्टिंग अ मटेरियल फ्रॉम वन स्टेज टू प्रोडक्शन टू द नेक्स्ट स्टेज। क्या बोलेंगे कि जब हम रॉ मटेरियल को फाइनल मटेरियल तक जो है पहुंचाते हैं तो उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलेंगे। इन सम केसेस दिस आल्सो इंक्लूड एनी एक्सेस मटेरियल कॉस्ट और लॉस ऑफ मटेरियल इनकर्ड एट द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ प्रोडक्शन। जनरली क्या बोलेंगे हम कि जब हम जो है रॉ मटेरियल से लेकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जितनी भी कॉस्ट आती है उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट इज अ मैनेजर डिसीजन मेकिंग कॉस्ट हेल्प टू चूज कोर्स एक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम कोर्स एक्शन चूज करने के लिए भी कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो रहता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप समझ सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ गया, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में सॉरी, जैसे कॉस्ट ऑफ मीट इन बर्गर, मीट की जो कॉस्ट है एक बर्गर में वो क्या है डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, और जो वेजेस है और कुछ भी जितने भी स्ट्राइक वगैरह प्रमोशन वगैरह या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अदर देन वेजेस जो होंगे वो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा ये इम्पोर्टेंट जो रहते हैं हमारे कुछ कॉस्टेस, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलती है, द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी बट रिमेन कांस्टेंट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एवरेज ऑफ द एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन। क्या बोलता है, अगर किसी भी तरह की कोई भी फ्लक्चुएशन होती है प्रोडक्शन में बट जो ये फिक्स कॉस्ट रहती है ये सेम रहती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या रहेगी ये कॉस्ट जो है फिक्स रहेगी। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में एक जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है 1000 यूनिट है। अगर आप प्रोडक्शन 1000 यूनिट करेंगे तब भी 1000 रुपये कॉस्ट आ रही है, अगर 2000 करेंगे तब भी 1000 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी वो चेंज नहीं होगी। और फिक्स कॉस्ट आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी उतनी रहेगी, अगर आप जीरो प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट जो है उतनी ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट में आपकी क्या क्या कॉस्ट आ जाती है, जैसे आप कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री अगर आपने रेंट पे ली है तो रेंट आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप जो है प्रोडक्शन करो या ना करो आपको रेंट जो है पे करना ही पड़ेगा। तो उस तरह की कॉस्ट क्या बोलेगी हम फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, दिस कॉस्ट टेंड टू बी वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं इसमें कि ये जो कॉस्ट है आउटपुट के साथ, अगर आउटपुट में कोई चेंज आ रहा है तो आउटपुट के चेंज के साथ क्या है ये कॉस्ट भी चेंज होती रहती है। इफ एनी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देयर इज अ इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट और वाइस वर्सा। क्या बोलता है, अगर इंक्रीज होता है प्रोडक्शन में तो क्या होगा इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट में, बट अगर देयर इज डिक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देयर इज अ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं कि ये कॉस्ट जो वेरी करती है विथ प्रोडक्शन। अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है तो ये ज़्यादा क्या बोलते कॉस्ट आएगी। देखिए इसका एग्जांपल क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर। देखिए जब आप मान लीजिए ज़्यादा अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरी कर रही है जो कॉस्ट उनको क्या बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। सेमी वेरिएबल में क्या आ गया, जैसे डेप्रिसिएशन आ गई आपकी, रिपेयर्स वगैरह आ गए, ये क्या होगी ये चेंज होगी बट साइमल्टेनियसली क्या होगा ये स्टेशन जो है एक पर्टिकुलर प्लेस से जो है चेंज होगी। अगर आपने प्रोडक्शन कुछ कर दी हुई है तब तक तो वैसे ही रहेगी, बट कुछ अगर आप उसके आगे जब आप करना शुरू कर देंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगी, रिपेयर्स आ जाएंगी। इस तरह की कॉस्ट को हम क्या बोल रहे हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होगी जब हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट निकलती है किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको जो है इम्पोर्टेंट कॉस्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो सबसे पहले जो हमारा पास आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट रहती है वो रहती है हमारी शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट क्या बोलती है कि इफ देर इज एनी टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एनी फैक्ट्री और एनी वर्क जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें अगर कुछ टेम्परेरी सस्पेंशन होगी, कुछ टाइम के लिए वर्क जो है रोक दिया हुआ है किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में,
तो उसके अलावा उसके ऊपर जो डायरेक्ट जो मतलब कुछ हम थोड़े पहले फिक्स्ड कॉस्ट पड़ी हुई, कुछ ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट होगी जो हमें पे करनी पड़ रही है जब हमारी जो है कंपनी बंद हो, तो उन कॉस्ट को क्या बोलेंगे, हम शट डाउन कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है। अंडर वेरियस सर्कमस्टांसिस द बिजनेस एक्टिविटी आर सस्पेंडेड, कुछ भी सर्कमस्टांस हो सकते हैं जिसमें क्या करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया है थोड़ी टेम्परेरी बेसिस पे। हो सकता है कुछ भी टेम्परेरी प्रॉब्लम हो, तो उस बेस पे अगर कोई जो है सस्पेंशन कर दी हो, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग जो वो पीरियड होगा जब टेम्परेरी सस्पेंशन की होगी, बट उस केस में भी क्या हो रहा है कि कुछ हमारी फिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट है, जैसे हमारे रेंट हो गए, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग होगी, डेप्रिसिएशन हो गए, वो हम एंटायर प्लांट का पे कर रहे होंगे। तो उन कॉस्टों को क्या बोलते हैं, सच कॉस्ट ऑफ द आइडल प्लांट आर नोन एज शट डाउन कॉस्ट। एक बार हम देख लेते हैं पहले से कि क्या बोलना चाहता है ये। A manufacturer or an organization rendering services may have to suspend its operation for a period of account of some temporary difficulties such as shortage of raw material or non-availability of a labor। मान लीजिए अगर कुछ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है और लेबर अवेलेबल नहीं है, तो उस बेस पे क्या कर रहा है, प्रोडक्शन को रोकना पड़ रहा है फॉर टेम्परेरी बेसिस, थोड़ी टाइम के लिए जो है प्रोडक्शन रोकनी पड़ रही है। बट उस सिचुएशन में भी कुछ ऐसे खर्चे हो रहे हैं, जैसे हमारे रेंट पे हो रहा है, उस टाइम इंश्योरेंस पे हो रही है बिल्डिंग की, तो उस तरह की कॉस्ट को उस समय हम क्या बोलेंगे, शट डाउन कॉस्ट बोलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। एक बार मैं जैसे आपको साथ डिस्कस कर लिया कि मान लीजिए अगर कुछ टेम्परेरी डिफिकल्टीज आ जाती है, उस बेस पे अगर हमें अपना प्रोडक्शन या फिर हमें टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से अपनी अपनी एक्टिविटियों को सस्पेंड करना पड़ रहा है, बट उसके अलावा जो हम फिक्स कॉस्ट जो पे कर रहे हैं किसी उस फैक्ट्री से रिलेटेड, तो उन सच कॉस्ट क्या बोलेंगे, हम शट डाउन कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। संक कॉस्ट क्या बोलते हैं, इट इज द कॉस्ट which cannot be altered and has taken place in the past specifically for providing infrastructure of the organization। क्या बोलते हैं कि जब कोई ऐसी कॉस्ट है वो पहले पे हो चुकी है, these are the cost which have been created by a decision that was made in the past। पास्ट में कोई डिसीजन मेड कर दिया गया है, उसके बेस पे जो कॉस्ट है दैट कैन नॉट बी चेंज, वो क्या की जाएगी, चेंज नहीं कर सकते बाय एनी डिसीजन दैट विल बी मेड इन अ फ्यूचर। अगर फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई डिसीजन करते हैं कि वो चेंज करने चाहें तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उस इन केस इसमें क्या है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आर प्राइम एग्जांपल ऑफ सच कॉस्ट सिंस some cost can not be altered by later decision, they are irrelevant for decision making। क्या बोलते हैं इसमें कि एक बार देखिए आपने अगर पहले जो है इन्वेस्टमेंट कर ली है किसी प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज डिसीजन लेटर। मान लिया बाद में आपको जो है उसके ऊपर डिसीजन चेंज करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह की जो कॉस्ट होती है जो हमने पहले किसी फैक्ट्री साइट को इंस्टॉल करने के लिए पे की हो, जो कैसे हो सकती है, मशीनरी के व्यूज़ में हो सकती है, बिल्डिंग के व्यूज़ में हो सकती है। तो ये क्या हो जाता है, इनको चेंज करना को है वेरी डिफिकल्ट होता है, उनको बाद में हम चेंज नहीं कर सकता है। इसके अगर चेंज करना अगर इसको चेंज करना पड़ा तो इसके लिए क्या होगा, वेरी ह्यूज एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो वो क्या बन जाते हैं, अगर हम इस चीज़ को चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने कोई एक फैक्ट्री इंस्टॉल की है, बट ड्यू टू सम रीज़न कि हमें वहाँ पर जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और हमें वो चेंज करना पड़ रहा है वहाँ से, तो उसके लिए जो ह्यूज एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या बन जाएगा, हमारा संक कॉस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा संक कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एबीसी लिमिटेड जो है परचेज अ मशीन फॉर ₹30,000 विद एन ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ 5 ईयर। क्या करता है कि ये एबीसी लिमिटेड ने कोई 30,000 की मशीन ली जिसकी ऑपरेटिंग लाइफ जो है 5 साल है एंड नो स्क्रैप वैल्यू, और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। सून आफ्टर द मेकिंग द परचेजेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड feel that the machine should not have been purchased since it cannot be yield the operating advantages originally contemplated। क्या बोलते हैं कि जिस पर्पज से वो मशीन खरीदी थी, मैनेजमेंट को लगता है कि वो उसको जो है पूरा नहीं कर पा रही है, फुलफिल नहीं कर रही है।
It is expected to result in saving in the operating cost of rupees 18,000 over a period of 5 years. The machine can be sold immediately for a sum of रुपीज 22,000 रुपए। क्या क्या कि एक 30,000 की मशीन है, वो उनको लगा कि वो जिसके लिए वो करना चाहते थे ऑपरेटिंग, जिसके लिए उसने वो मशीन परचेज की गई थी, वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग जो उसकी एडवांटेजेस है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब वो उतनी अच्छी तरह से उसको यील्ड नहीं कर पा रही है, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, 5 साल के बेस पे उसको पहले ही उसको मशीन उसको इमीडिएटली 22,000 में बेचनी पड़ रही है। तो इस तरह जो ह्यूज लॉस हो गया, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या एक सक कॉस्ट है। ठीक है, अवॉइडेबल एंड वॉइडेबल कॉस्ट, ये डिफरेंशियल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट विच इन्वॉल्व पेमेंट और टू आउटसाइडर। क्या बोलते हैं इसमें कि जब हम पेमेंट करते हैं आउटसाइडर, गिव्स राइज to cash expenditures as against those costs which do not require any cash outlay or depreciation. This type of cost is relevant for a managerial decision making, for fixation of selling price during depression, and in case of make or buy decision. यहाँ देखते हैं हम क्या बोलते हैं ये कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है, कि दिस मीन द प्रेजेंट और फ्यूचर कैश एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग अ सर्टेन डिसीजन विच वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिसीजन मेड। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं हमारे जो मतलब कुछ ऐसे खर्चे हो जाते हैं, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर कैश एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग सर्टेन डिसीजन विच वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिसीजन मेड। मान लीजिए कुछ हमने पहले कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जो फ्यूचर में हमारे गलत हो जाते हैं, तो उस तरह के डिसीजन की वजह से कुछ कॉस्ट जो है कैश एक्सपेंडिचर देना मतलब पे करना पड़ रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने आप से आउटसाइडर को पेमेंट करनी पड़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो क्या हो जाएगी, हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बन जाएगी। सिंपल सा अगर इसमें मतलब बदलेंगे, दैट दिस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट विच इन्वॉल्व पेमेंट टू आउटसाइडर। क्या है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट विच इन्वॉल्व पेमेंट टू आउटसाइडर। एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम यहाँ पर, अ कंपनी हैज इट्स ओन ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं कि अगर एक कंपनी के पास जो है अपना ट्रक है रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट सीक टू रिप्लेस दिस ट्रक बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ पब्लिक कैरियर ऑफ गुड्स। In making this decision, of course, the depreciation of the trucks is not to be considered, but the management must take into the account the present expenditure on fuel, salary to the driver, maintenance. Such costs are termed as a out of pocket cost. देखिए एक कंपनी है जिसके पास अपना ट्रक है जो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है पे कर सकता है, ठीक है, बट क्या करते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं इसे कि कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफ पब्लिक कैरियर है जो मतलब गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, उसमें जो है इस बेस में क्या करते हैं, हमने अपनी जो है डेप्रिसिएशन जो हमारे ट्रक के ऊपर होगी थी, मतलब जो किसी कंपनी का ट्रक होगा ना, वो कॉस्ट तो उन्होंने बचा दी इस बेस पे कि वो यूज ना करते हुए जो पब्लिक कैरियर गुड्स था उसमें उन्होंने वो किया। बट इस केस में क्या डेप्रिसिएशन तो बचा दी, बट मैनेजमेंट ने इस केस में क्या किया, जो उसके अलावा जो अलग खर्चा बन गया, जैसे सैलरी ऑफ जैसे जो उस ट्रक के लिए फ्यूल लगा होगा या जो सैलरी पे की होगी ड्राइवर्स को और मेंटेनेंस उस ट्रक की, वो तो देखो वो क्या हो रही है, वो तो होगी ही होगी, वो क्या है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। तो इसका ऐसे क्या कॉस्ट क्या बोलते हैं हम, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉस्ट थी। और बाकी हमारी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी हमारा जो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर गन इन एक्सेप्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या बोलता है कि हम जो है अगले बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए अपना जो है एक को सेक्रीफाइस करते हैं। This cost refer to the advantages in a measurable term which has been foregone on account of not using the facility in manner of original plan। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। If an on building is proposed to be utilized for housing a new project plan, the likely
revenue which the building could fetch if rented out is the opportunity cost which should be taken into account while evaluating the profitability. क्या बोलते हैं इसमें कि मान लीजिए आप क्या है एक बिल्डिंग को ऑन कर रहे हैं, ठीक है. इफ एन ऑन बिल्डिंग इज proposed to be utilized for a housing or new project plant, किसी न्यू प्रोजेक्ट प्लांट के लिए हाउसिंग के लिए यूज की जा रही है. द लाइकली रेवेन्यू विच इज बिल्डिंग कुड फेच फ्रॉम रेंटेड आउट ऑफ दिस. देखिए मान लीजिए एक कंपनी है वो ऑन करती है एक बिल्डिंग को, ठीक है. इसको हम क्या करते हैं कि हम एक प्लांट का मान लीजिए ऑफिस बना लेते हैं, ठीक है. एक बिल्डिंग है हमारे पास, उसको हम एक प्लांट का ऑफिस बना लेते हैं. अगर उस बेस में क्या होगा, वहां से अगर ऑफिस बनेगा तो कोई इनकम जनरेट नहीं होगी. लेकिन इन अगर वही बिल्डिंग हमने रेंट में किसी को दी होती तो उससे क्या मिलता हमें, कुछ कॉस्ट, उससे क्या कुछ बेनिफिट मिलता, उससे रेंट मिलता. तो हम क्या कर रहे हैं, बट इन केस में क्या होना था कि जो हमें ऑफिस था वो कहीं और जगह खोलना पड़ना था, ठीक है. इससे क्या होगा कि क्या बोलते हैं, इस तरह की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. कि जब एक व्हेन वन यूनिट इज फॉरगन फॉर एक्सेप्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. उसका क्या है, रेंट ना लेते हुए हमने क्या किया, उसको एक ऑफिस में क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया, ठीक है. इस तरह की कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है. जॉइंट कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट, इसमें कुछ भी नहीं है. तो ये हमारी कुछ कॉस्ट थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है. अगर इसमें से आपको कोई कॉस्ट समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, और कोई भी क्वारीज होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.